हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपने भारत का जो भूगोल था उसमें हमने भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे और उनमें हमने पिछले वीडियो में दक्षिण के पठार के बारे में पढ़ लिया है और आज हम अपने जो तटीय प्रदेश हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं हमारे ये तटीय प्रदेश। तो देखिए, हम तटीय प्रदेशों का हम विस्तार देखें तो ये तटीय प्रदेशों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो और कितने भागों में इसको बांटा गया है इनके बारे में हम देखते हैं। तो जो भारत के जो तटीय प्रदेश है उनको हम दो भागों में बांटते हैं। तटीय प्रदेशों को हमने दो भागों में बांट लिया है। पहला है पश्चिमी तटीय प्रदेश और एक है पूर्वी तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश, ठीक है। ये भारत का अपना जो तटीय प्रदेश है उसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला है पश्चिमी तटीय प्रदेश और दूसरा है पूर्वी तटीय प्रदेश। हम भारत में नक्शे में देखते हैं तो ये आपका है पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश, और ये है आपका, ये वाला आपका है पूर्वी तटीय मैदान या फिर पूर्वी तटीय प्रदेश, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो आपका जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है इसको हमने फिर से चार भागों में बांटा है। पहला है हमारा सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। दूसरा है कोंकण तट, कोंकण तट। तीसरा है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और चौथा है मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है उसको चार भागों में बांटा है। सौराष्ट्र, कोंकण तट, मालाबार, कन्नड़ तट और मालाबार तट। अब हम देखते हैं कि इनका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले सौराष्ट्र का विस्तार हम देखें तो सौराष्ट्र का विस्तार जो अपने जो गुजरात है, गुजरात का तटवर्ती प्रदेश, गुजरात का तटवर्ती जो प्रदेश है वही अपना सौराष्ट्र प्रदेश है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कोंकण तट का विस्तार हम देखें तो दमन से लेकर, दमन जो गुजरात में है, दमन से गोवा तक, ठीक है। कोंकण तट का विस्तार है दमन से गोवा तक। फिर हम देखें कन्नड़ तट का जो विस्तार हम देखें तो गोवा से लेके, गोवा से मंगलोर तक, गोवा से लेके मंगलोर तट, मंगलोर तक किसका विस्तार है, कन्नड़ तट का, ठीक है। फिर आगे हम देखें अपने जो मालाबार तट है उसका विस्तार हम देखें तो मालाबार तट का विस्तार है मंगलोर से लेके, मंगलोर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, ठीक है, या फिर कुमारियन द्वीप तक इस मालाबार तट का विस्तार है। इस प्रकार हम अपने मैप में भी हम देखते हैं तो पहला अपना जो तटीय प्रदेश का जो पहला पार्ट है वो है सौराष्ट्र। तो ये सौराष्ट्र का विस्तार देखिए यहाँ पे है गुजरात के, गुजरात में, ठीक है। गुजरात का जो तटवर्ती प्रदेश है, तटवर्ती प्रदेश, ठीक है। ये वाला जो प्रदेश है गुजरात का ये सारा ही आप समझ लीजिए यहाँ से, ठीक है। इस क्षेत्र में तो ये अपना है सौराष्ट्र। फिर आगे हम देखते हैं अपना कोंकण तट। तो कोंकण दमन से लेके गोवा तक, दमन से यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये अपना कौन सा तट है, कोंकण तट, कोंकण तट। और ये अपना गुजरात का जो तटवर्ती प्रदेश है ये वाला है, तो ये है अपना सौराष्ट्र, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट को देखिए गोवा से लेके मंगलोर तक, ये आपका यहाँ पे गोवा है, ठीक है। गोवा से लेके मंगलोर तक, मंगलोर तक ये वाला तट। तो ये आपका कौन सा हो गया, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर का है, ये अपना 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है। और अपना जो 4 नंबर का जो तट है वो है मालाबार तट और इसका विस्तार है मंगलोर से लेके कुमारियन द्वीप तक,
कुमारी अंतरीप तक, और ये अपना जो तट है वो कौन सा है, मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये जो आपका पश्चिमी तट है उस पश्चिमी तट को हमने 4 भागों में बांट लिया है, और 4 भागों में बांटना है तो इसके जो 4 भाग है वो कौन कौन से हैं, एक है सौराष्ट्र है, कोंकण तट है, कन्नड़ तट है और मालाबार तट है। ठीक है, फिर हम उनके विस्तार को देखते हैं। तो सौराष्ट्र का विस्तार है गुजरात का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें, फिर कोंकण का विस्तार है दमन से लेके, यहाँ पे आपका दमन है, दमन द्वीप से लेके और गोवा तक कौन सा तट है, कोंकण तट है। ठीक है, फिर गोवा से लेके मंगलोर तक है कन्नड़ तट, और मंगलोर से लेके कुमारी अंतरीप तक है मालाबार तट। ठीक है, इस प्रकार से इसका मुख्य विस्तार देखें तो गुजरात से लेके कुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसका जो मुख्य विस्तार हो गया पूरे क्षेत्र का, गुजरात से लेके कुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार हो गया। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि इससे जो भारत का जो पश्चिमी तट है इस तट का निर्माण कैसे हुआ। हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण 2 तरीके से हुआ है। एक तो है कि जो समुद्र की जो हलचलें होती है, आंतरिक हलचलें होती है, उन हलचलों के द्वारा क्या होता है, कहीं पे उत्थान होता है और कहीं पे पतन होता है। तो उत्थान और पतन के द्वारा भी ये आपका जो पश्चिमी तट है उस तट का निर्माण हुआ है समुद्र की क्रियाओं के द्वारा, समुद्री क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, और अगला इसका जो निर्माण होने का जो कारण है वो है नदियों के निक्षेप के द्वारा, नदियों के निक्षेप, नदियों के निक्षेप के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो हमने देखा कि इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो 2 है। एक तो कौन सी है कि जो समुद्र की क्रियाएं हैं जिसमें कहीं पे उत्थान हो रहा है, कहीं पे पतन हो रहा है। तो इस उत्थान और पतन के कारण भी जहाँ पे उत्थान हो रहा है जो कहीं इस तट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और कहीं पे ये जो भाग है वो नीचे भी जा रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समुद्र की जो क्रियाएँ हैं उनके द्वारा भी इस तट का निर्माण हुआ है। और आगे हम देखें कि नदियों के निक्षेप के द्वारा, तो जैसे हम देखते हैं कि नदियाँ हैं जो अपने उद्गम स्थान से निकल रही है और वो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में अवसाद लेके आ रही है और उन अवसाद का वे इसके तट के ऊपर जमा कर रही है। तो इस नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा भी इस तट का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इस तट का निर्माण 2 क्रियाओं के द्वारा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये जो गुजरात ये पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट की जो नदियाँ हैं जो ज्वार नद का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। मुख्यतः इधर अरब सागर में गिरने वाली 2 ही नदियां हैं, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा किसका निर्माण किया गया है, ज्वार नद मुख का निर्माण किया गया है। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसकी तट की जो चौड़ाई की बात हम करें तो देखिए इस जो पश्चिमी तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है उसकी हम सर्वाधिक चौड़ाई देखें तो इसकी जो सर्वाधिक चौड़ाई है, सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे है इसकी, गुजरात के तट पे है, गुजरात के समीप, गुजरात तट के समीप इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है। ठीक है, फिर ये जो सबसे अधिक चौड़ा तो कहाँ पे है, गुजरात के पास सबसे अधिक चौड़ा है। और सबसे हम सकड़ा देखें तो ये सकड़ा कहाँ पे है, सकड़ा, सर्वाधिक सकड़ा कहाँ पे है, ये है मंगलोर के तट के समीप, मंगलोर के तट के समीप इसकी सर्वाधिक सबसे कम चौड़ाई है। और सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ पे है, गुजरात के समीप, और सबसे कम चौड़ाई कहाँ पे है, मंगलोर के तट के पास में। ठीक है, फिर हम आगे हम बात करें कि यहाँ पे जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट पे हम कृषि की बात करें तो यहाँ पे कृषि के रूप में हम देखते हैं तो यहाँ पे चावल, ठीक है, फिर चावल है, चाय है, रबड़ है, ठीक है, कॉफ़ी है। इन फसलों का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। किस तट के समीप के पास में, अपना जो पश्चिमी तट है वहाँ पे ये चावल है, चाय है, रबड़ है और कॉफ़ी, इन फसलों का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। इस प्रकार से हमने अपना जो पश्चिमी तट है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने देखा कि जो पश्चिमी तट है गुजरात का, वो भारत का जो पश्चिमी तट है उसका विस्तार है गुजरात से लेके कुमारी अंतरीप तक इसका यह फैला हुआ है। इसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है अपना सौराष्ट्र, दूसरा है
कन्नड़ तट, तीसरा कोंकण तट, तीसरा है कोंकण कन्नड़ और चौथा है मालाबार तट। फिर हमने इनका विस्तार हमने देखा कि सौराष्ट्र तट का विस्तार है गुजरात तट के समीप है, और कोंकण तट का विस्तार है दमन से लेके गोवा के बीच, और कंकण तट का विस्तार है गोवा से लेके मंगलोर के बीच, और मालाबार तट का विस्तार है मंगलोर से लेके कुमारी अंतरीप तक। इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अपना अगला जो तट है पूर्वी तटीय प्रदेश, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा ये जो पूर्वी तटीय प्रदेश है इसका विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी के मुहाने से, नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार है। कुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार है। किसका? पूर्वी तटीय प्रदेश का। कहाँ से लेके? स्वर्णरेखा नदी, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी का ये मुहाना है, यहाँ से लेके और कुमारी अंतरीप तक इस तट का विस्तार है। ठीक है, फिर आगे हम इस तट को दो भागों में बांटते हैं, इसका हम विभाजन करते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, और एक है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि जो उत्तरी सरकार का जो विस्तार है उसको हम देखते हैं। तो उत्तरी सरकार जो अपनी स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा के मुहाने से विशाखापट्टनम तक, विशाखापट्टनम तक इस जो उत्तरी सरकार तट है उसका विस्तार है। फिर हम कोरोमंडल तट का विस्तार हम देखें तो कोरोमंडल तट है विशाखापट्टनम से लेकर कुमारी अंतरीप तक, कुमारी अंतरीप तक इस तट का विस्तार है। कौन सा तट है? ये अपना कोरोमंडल तट। तो आइए हम एक मैप में देखते हैं कि ये आपकी स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी का ये मुहाना है, यहाँ से लेकर विशाखापट्टनम तक, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है यहाँ तक किसका विस्तार है? उत्तरी सरकार तट का, उत्तरी सरकार। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये तट? स्वर्णरेखा नदी के मुहाने से लेके विशाखापट्टनम तक इस तट का विस्तार है। कौन से तट का? उत्तरी सरकार तट का। फिर अपना अगला हम तट देखते हैं कि अपना एक कोरोमंडल तट है, इसका विस्तार है विशाखापट्टनम से लेके और कुमारी अंतरीप तक, यहाँ तक इस तट का विस्तार, इसका नाम है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये जो अपना पूर्वी तट है उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक है उत्तरी सरकार तट और दूसरा है कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट का विस्तार हम देखें तो स्वर्णरेखा नदी के मुहाने से लेकर विशाखापट्टनम तक इसका विस्तार है, और कोरोमंडल तट का विस्तार हम देखते हैं तो ये अपना विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम से लेके और कुमारी अंतरीप तक इस तट का विस्तार है। इस प्रकार से हमने इसके विस्तार के बारे में देख लिया है। आगे हम इसका निर्माण देखें तो इसका भी निर्माण, ये जो दक्षिण के पठार की जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों के द्वारा जो अवसाद बहा कर लेके गए हैं और उस अवसाद के निक्षेप के द्वारा ही इस तट का निर्माण किया गया है। जैसे यहाँ पे हमने पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा था कि दक्षिण के मैदान की अनेक नदियाँ बहकर आ रही हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, तुंगभद्रा है। इन सभी नदियों के द्वारा अपने साथ जो भी अवसाद लेके जा रही है नदियाँ, और उनके अवसाद के जमाव से ही इस तट का निर्माण किया गया है। फिर आगे हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये इस तट की जो चौड़ाई है वो इस तट के बदले अधिक है। मतलब ये जो तट है, पश्चिमी तट है वो थोड़ा कम चौड़ा है और पूर्वी तट है वो थोड़ा अधिक चौड़ा है, और इसकी चौड़ाई अधिक होने के कारण से यहाँ पे अनेक कृषि भी की जाती है और यहाँ पे कृषि की अधिक संभावनाएं हैं, और कृषि की अधिक संभावनाएं होने के कारण से यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी इस क्षेत्र की ज़्यादा है और इस क्षेत्र की कम जनसंख्या है। इसकी तो कम जनसंख्या है और इसकी ज़्यादा जनसंख्या है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे कृषि की अनेक संभावनाएं हैं, क्योंकि इसका जो तट है वो बहुत अधिक चौड़ा है। इससे आगे हम देखें कि जो इस तट के ऊपर जो तमिलनाडु है, उस तमिलनाडु को दक्षिण भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है, क्योंकि जो तमिलनाडु जो राज्य है वह उस तमिलनाडु में शीतकालीन मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून, उन दोनों मानसूनों के द्वारा ही जो तमिलनाडु है वह तमिलनाडु राज्य दोनों मानसूनों के द्वारा ही वर्षा प्राप्त करता है। और इसी कारण से यहाँ पे अनेक प्रकार की कृषि की जाती है और इसीलिए इसको दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये हो गया पश्चिमी तट और हमने पढ़ लिया है। इस प्रकार से हमने ये तटीय प्रदेश इसके बारे में हमने आज पढ़ लिया है। और हमारा अगला जो पॉइंट है द्वीप समूह है, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं और आज ही हम इस टॉपिक को ख़त्म या फिर पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो भारत के जो द्वीप समूह है, उन द्वीप समूहों को हम सबसे पहले 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 3 भाग हम कौन कौन से करते हैं वो देखते हैं। पहला है हमारा लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, और अगला हमारा है मन्नार की खाड़ी द्वीप समूह है, और अगला है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह है। ठीक है, हमने भारत के जो द्वीप समूह है उन द्वीप समूहों को 3 भागों में बांटा है। पहला है लक्षद्वीप समूह है, दूसरा है मन्नार की खाड़ी द्वीप समूह है और तीसरा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है। ठीक है, फिर जो लक्षद्वीप समूह नहीं अरब सागरीय, अरब सागरीय द्वीप समूह है। हम मैप में हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो अरब सागर है, अरब सागर, और इधर नीचे है आपका मन्नार की खाड़ी और इधर बंगाल की खाड़ी, ये आप सभी को पता है। और आज हम इन जो ये सभी जो बड़े बड़े द्वीप समूह हैं उनके द्वीपों के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। अरब सागरीय जो द्वीप समूह है, इसके जो मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं, उसके 3 मुख्य द्वीप हैं। पहला है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, दूसरा है मिनिकॉय, मिनिकॉय, और तीसरा इसका जो द्वीप है वह है अमीन सीवी, अमीन सीवी। इसके 3 मुख्य द्वीप है, जिनमें से ये जो मिनिकॉय द्वीप है वह लक्षद्वीप का समूह का, अरब सागरीय द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? मिनिकॉय। ठीक है, और सबसे जो मुख्य द्वीप हम देखें तो सबसे मुख्य द्वीप है वह है लक्षद्वीप, क्योंकि जो सभी द्वीप समूह है उन द्वीप समूह में हम जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो सर्वाधिक सबसे बड़ा दो द्वीप समूह वह है लक्षद्वीप है। यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या द्वीपों में हम देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या इसी द्वीप समूह में निवास करती है। इस प्रकार से यह सबसे मुख्य द्वीप है और सबसे जो बड़ा द्वीप है वह है मिनिकॉय। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो मन्नार की खाड़ी के द्वीप है उनको हम देखें तो यहाँ पर का जो एक मुख्य द्वीप है वह है पम्बन का द्वीप, पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप जो मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है, यह एक दक्षिण में जो आदम ब्रिज है उसका एक अंश है, आदम ब्रिज का, आदम पुल का अंश है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं मन्नार की खाड़ी के द्वीप समूह को हम देखें, उसके जो मुख्य द्वीप समूह है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके मुख्य द्वीप हैं। उसके बाद हम देखें तो न्यूमूर, अगला इसका द्वीप है न्यूमूर। ठीक है, फिर अगला इसके जो द्वीप हैं वो है बैरन द्वीप
और नारकोंडम, बेरम और नारकोंडम द्वीप। जो ये जो द्वीप है वो है ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी। बंगाल की खाड़ी के ये जो दो द्वीप हैं, एक तो बेरन और नारकोंडम, ये जो द्वीप है वो ज्वालामुखी द्वीप है। इसके अलावा इसके अन्य द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसका एक अन्य द्वीप है वो है न्यूमोर द्वीप। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये जो द्वीप समूह है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक अरब सागरीय द्वीप समूह है, दूसरा है मन्नार की खाड़ी द्वीप समूह है, और तीसरा है बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह है। फिर हमने अरब सागरीय द्वीप समूह के जो मुख्य 3 द्वीप हैं उनके बारे में हमने देखा। इसका जो मुख्य द्वीप है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा द्वीप है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, और अगला इसका जो द्वीप है मिनिकॉय, और फिर अगला है अमीन सीवी द्वीप। ये इसके 3 मुख्य द्वीप हैं। फिर हम देखते हैं मन्नार की खाड़ी जो आपके भारत के दक्षिण में है, उसका जो मुख्य द्वीप है वह है पम्बन द्वीप है, जो आदम ब्रिज का एक मुख्य अंश है। फिर हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है, तो इसमें सबसे जो मुख्य द्वीप है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्योंकि यहाँ पे अपनी जो भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो कुल भूमि है वो यहीं पे समाप्त होती है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपना जो दक्षिण भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो यहीं पे है, और दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है भारत का। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कुमारियम द्वीप, और भारत की कुल भूमि का हम दक्षिणतम बिंदु देखें तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये आपके जो भारत की भूआकृतिक प्रदेश थे वो हमने एक एक करके सभी को हमने पढ़ लिया है, और आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम भारत का एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।